Good afternoon, sir. Very good afternoon, beta. So how was the webinar today? कैसा था? अच्छा था सर. Good. किस टॉपिक पर ऐसे था? वेबिनार्स अच्छे होते हैं. हैं? तस्कीन मैम के इस ना? प्लान के हाँ. वेबिनार्स अच्छे होते हैं. या. बहुत इंफॉर्मेटिव और उनका समझाने का तरीका बहुत अच्छा होता है. हाँ, तस्कीन जैदी मैम है. सर ये हो के कम से कम उनके 3-4 वेबिनार्स हो गए हम लोगों के. हाँ. तो अच्छे होते वंडरफुल. हैं. एक टेस्टिंग इंटरेस्टिंग पे भी होते होगा. हैं. मैंने SRT नहीं, बहुत अच्छी बात है. और मैंने भी SRDT में बात किया हुआ है. सो जो प्रैक्टिकली यहाँ पे टेस्टिंग कराते होंगे लोग, मैंने रिक्वेस्ट किया कि इफ पॉसिबल टेस्टिंग पर वो लोग एक करें, तो वो भी एक जल्दी कराएंगे. ठीक है. सो बिफोर आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द अदर्स कि वो लोग आए और हम लोग फिर शुरू करते हैं. आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो पार्शियल ऑब्जेक्टिव कल जो था पूरा उसको करेंगे अगर समय मिलेगा, और दूसरा है आई वांट टू कंप्लीट जेनेटिक एल्गोरिथम्स. तो आई थिंक जेनेटिक एल्गोरिथम वाला ही आपका एक रह गया होगा 2 to 4 में, या कोई और भी रह गया जो सवाल आपको? हाँ, कुछ रह गए होंगे, एक दो और रह गए होंगे. राइट, आई थिंक सो. एडहॉक एंड अगर एडहॉक वगैरह मैंने दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा. बट एक तो जेनेटिक वाला क्वेश्चन था, यू हैव टू डिस्कस अबाउट जेनेटिक एल्गोरिथम इन द ट्यूट. आई थिंक वो चीज नहीं हो पाया होगा. एनी अदर क्वेश्चन जो आपको लगता है वो मुझे बता दीजिएगा. हम लोग कल ट्यूट भी डिस्कस कर लेंगे फिर. अभी कुछ क्वेश्चंस तो बचा है टूट का. हाँ. अभी पूरा यूनिट हुआ भी नहीं है वो. मुझे आई थिंक इट विल टेक मोर लेक्चर, जिसमें जो चीजें नहीं आई हैं वो कवर हो जाएंगी. हाउ मेनी लेक्चर्स है? 1 or 2. क्या बोले सर आपने? इट विल 1 or 2. 1 or 2. हाँ, सर मतलब दिस वीक इट इज फाइनल. मैं फाइनली इस हफ्ते खत्म कर दूंगा. मंडे को आपका क्विज है. सो बिफोर दैट आई वांट टू फिनिश ऑफ दिस यूनिट. सर तो हाँ. तो जितना मैं पढ़ाऊं कम से कम आपका क्विज जो है उतने में ही आपकी तैयारी. सर जैसे आपने ये तो समझा ही दिया है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्ट प्लान, डिस्कस द आउटलाइन ऑफ द टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट एज पर IEEE स्टैंडर्ड 829998. यस, ये हो गया. ये हो गया. जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया. लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा जनरेशन ओवर मैनुअल टेस्ट डाटा जनरेशन. राइट. हाँ, अगर हम उसको सिस्टमैटिकली लिख पा रहे हैं तो ठीक है. मैंने डिस्कस किया हुआ है, नहीं तो अदरवाइज कल ट्यूट का समय होगा तो मैं इसको सिस्टमैटिकली PPT में भी डाल दूंगा. बिल्कुल ठीक बात हो चुका है. बट डिस्कस द स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग टूल विद एग्जांपल. हाँ, ये भी हुआ है. कल मैंने डिस्कस जो थोड़ा स्टैटिक एंड डायनामिक, बट उसमें व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, डिस्कस द वेरियस एक्सप्लोरेटरी टेस्ट टेक्निक्स. ये नहीं हुआ है. ये अभी नहीं हुआ है. ये अभी एक बचा हुआ है, बाकी सब हो गया है सर. हाँ, तो जो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग वाला जो हो गए. हाँ, तो सर आपने ये योगेश सिंह में ये कौन से चैप्टर नंबर में बताया था? एग्जॉस्टिव सर्च जेनेटिक वाला चैप्टर नंबर बेटा 12 है. तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स योगेश सिंह के ले रहा हूँ. ठीक है. एक में आपका जो प्रीवियसली लेवल्स ऑफ टेस्टिंग जो मैंने बताया हुआ था, और दूसरा आई थिंक दैट वाज 10, आई बिलीव, याद मुझे नहीं है. हाँ, एंड दूसरा 12 करेंटली चल रहा है. तो 2 चैप्टर हो गए योगेश सिंह के. और जो एवोल्यूशनरी, जो अभी आपने एक बात क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो एक्सप्लोरेटरी टेस्ट वाला, वो योगेश सिंह में नहीं है. दैट वुड बी टेकन फ्रॉम देसिकन. ठीक है, वो उसका चैप्टर अलग है, वहां से आया हुआ है. तो टोटल मिला के इस यूनिट में नंबर ऑफ चैप्टर आपको डिस्कस करने हैं, या आपको मिलेंगे सारे आंसर्स, या पूरा जो सिलेबस कवर हो रहा है, 3 चैप्टर्स हैं आपके. ठीक है. तो आई थिंक ये यूनिट का फिर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया होगा सभी को कि कंटेंट कहाँ पर है, क्या है. काफी कंटेंट तो PPT में दे दिया हूँ. और जैसे भी आपने मुझे एक एडवांटेजेस की बात बताई हुई, हमने डिस्कस किया होगा, बट हमने शायद लिखा नहीं है PPT में. तो अगर कोशिश करके मैं उसको PPT में इंक्लूड करते हुए कल परसों ट्यूटोरियल में उसको डिस्कस करते हुए उसको भी मैं कर दूंगा. ठीक है. तो जैसे आपको मैं पूरी PPT यूनिट की शेयर कर दूं ऑन कमिंग फ्राइडे,
पीपीटी हो जाए आपके पास, और वो जो टेम्पलेट वाली बात अभी आपने कही हुई तो उसको भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, वो जो पीडीएफ फॉर्मेट था, तो जिससे आपको ट्यूट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कमिंग मंडे के लिए। एनीवन एल्स जिसको कुछ पूछना है? दैट वाज अबाउट यूनिट। सो यूनिट 4 में आई थिंक इट मस्ट बी प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन that there are 3 chapters. I'm reiterating it again for the knowledge of everyone. जो 3 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर योगेश सिंह से लिए हैं, उसी से ही मैंने बनाया हुआ है। चैप्टर नंबर 12 करंटली चल रहा है, जो आज हम फिनिश ऑफ करेंगे, जो ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा जनरेशन का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने बात किया था एक चैप्टर और, आई थिंक दैट चैप्टर नंबर 8, जिसमें लेवल्स ऑफ टेस्टिंग एंड डीबगिंग, इन सब चीज, उसमें ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक की जो बात हो रही थी, एंड प्रोसेस मैनेजमेंट टूल्स, उसी में आया हुआ है। ठीक है, तो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 12 ऑफ योगेश सिंह, along with that 1 chapter of Desikan, 3 chapters is constituting unit 4, जिससे आपका पूरा हो जाएगा। एंड आई होप मैंने अभी देखा नहीं है, बट प्लीज आई बिलीव ट्यूटोरियल 3 तो सबने सबमिट कर दिया ना, अदरवाइज अब मुझे मार्क्स अपलोड करने बेटा। सो इन दैट केस आई विल बी हेल्पलेस। सो प्लीज अगर किसी ने नहीं हुआ है, शाम को मैं मार्क्स अपलोड करने जा रहा हूँ आज उसके। ठीक है, जो प्री एंड है, प्री एंड का भी कुछ कंफर्म हो गया है क्या कि वो ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, मतलब ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, या कैसे होगा? बेटा अगर ऑफलाइन मोड में होगा तो पहले आपको बताया जाएगा, एंड इन दैट केस मेरे ख्याल से तो फिर आप ऑफलाइन मोड में तो नॉर्मल तरीका होगा, क्वेश्चंस का तरीका वही होगा। अगर ऑनलाइन मोड में होना होगा, अगर ऑनलाइन मोड में होगा तो जैसे जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया हुआ था, या एमसीक्यू की तरह कर रहे हैं हम लोग, वैसे करेंगे। सो थोड़ा समय और बीतेगा तो क्लैरिटी आएगी। अभी तो आपका कुछ साइकिल 4 चल रहा है, अभी तो 5 भी बाकी है, फिर हम लोग उस पर आएंगे। ठीक है, और मुझे लगता है जैसे मैं लगभग चौथे यूनिट के फिनिश ऑफ में आ गया हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में भी यही सिचुएशन आ रही होगी। ऑलमोस्ट यस सर, ऑलमोस्ट सब में सर 4th यूनिट कंप्लीट ही हो गई, 5th स्टार्ट होने वाला है, फिर तब स्टार्ट होगा। ग्राफिक्स हो गया सब में सर, ऑलमोस्ट सब में हो रहा है ना। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट लैब्स को लेकर मैंने ये कहा हुआ है कि मैं चाहूंगा कि बच्चे जो है जनवरी फरवरी तक लगभग ये एक्टिविटी हो जाए, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, मैंने कहा कि जैसे बच्चे भी हो जाए तो 1 या 2 हम लैब्स भी हम लोग शेयर जल्दी कर सकते हैं, जिससे वो एक्टिविटी आप लोग भी पूरी कर लें। सो एक चीज ये भी हो गई, जिससे कि और कहीं अगर लग रहा है लैकिंग हो रही है तो आप मुझे जरूर बताना, जिससे कि हम उसको भी ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 4 की बात और प्री एंड सेम की बात। एनीवन एल्स, कोई और क्वेरी हो तो हम आगे बढ़े? नो सर, फाइन, ठीक है। सो टुडे वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट टेस्ट डेटा जनरेशन। यहाँ पे हम लोग टेस्ट डेटा जनरेट करने की बात कर रहे हैं, और वैसे तो और भी चीजें हमने बात किया था कल डिस्कस करते समय। पहले तो ऑटोमेटेड टेस्ट डेटा जनरेशन क्या होता है ये बात हुई थी, इसके बाद टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया की बात हुई थी, जहां पर कब स्टॉप किया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी है टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्ट डेटा जनरेशन, वेयर हम जब अप्रोचेस की बात कर रहे थे, अप्रोचेस ऑफ टेस्ट डेटा जनरेशन, तो हमने 3 चीजों के बारे में बात किया था कल। एक था रैंडम टेस्टिंग, उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, थोड़ा उस पर डिस्कस किया था। फिर आया था सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन का मैंने आपको नाम बताया हुआ था और उसका थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन किया हुआ था, पर वो स्टैटिक में यूज हो रहा है। हाँ, उसको ये कहा था कि यदि कोई इंटरेस्टेड है तो उसको आप आगे कहाँ देख सकते हो, मैंने आपको उसमें गाइड किया हुआ था। बट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंबॉलिक एग्जीक्यूशन। आफ्टर दैट हम लोग बात किए थे थर्ड वाले पर, दैट इज आई थिंक एक और था डायनेमिक टेस्ट डेटा जनरेशन। तो डायनेमिक टेस्ट डेटा जनरेशन में भी हम लोग जहां पर कोड को एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में भी बात हुई थी। 3 चीजों के बारे में बात हुई थी, बट पूरे ओवरऑल चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण है यूनिट में, दैट इज about test data generation using genetic algorithm. So I'm talking about genetic algorithm because it is explicitly specified. Question एक बार आया भी है, what just discuss about genetic algorithm, what do you know about it? However, this genetic algorithm is used at many places.
कॉन्सेप्ट वही है। डेटा माइनिंग में भी हो सकता है आपने पढ़ा हो, मैं नहीं जानता हूं, या अलग अलग कुछ सब्जेक्ट्स में भी इसका यूज हुआ है। तो कॉन्सेप्चुअली हमें डेटा जेनेटिक एल्गोरिथम का डिस्कशन हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और कल जब मैं आपसे बात कर रहा था तो थोड़ा सा आइडिया लगा था कि अभी और सब्जेक्ट्स में उतना नहीं हुआ है इसके बारे में। तो जो बात आप लोगों ने मुझे बताई हुई थी, एक तो डार्विन थ्योरी की बात की हुई थी कि डार्विन जो प्रिंसिपल था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसको ध्यान में रखते हुए आपने मुझे बताया था कि है क्या चीज। आफ्टर दैट यू हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट आई थिंक द एवोल्यूशन, कैसे एवोल्यूशन होता है। सो बेसिकली जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम। एवोल्यूशनरी का मतलब हुआ कि आगे कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है, यही आप आई थिंक आप लोगों ने बोला था। So genetic algorithm is a type of evolutionary algorithm where we are trying to optimize some certain functions, certain things, and based on that optimization हम चीजों को generate करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो हम लोग साथ साथ हैं, या यहाँ कुछ हम लोगों को बात करनी है और anyone? So genetic algorithm is basically a type of evolutionary algorithm where we are trying to optimize certain things, and Darwin's principle of survival of fittest जो हम लोग बात करते हैं उसका यूज किसी ना किसी रूप में इसको करते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया आज हम लोग ले लेंगे जेनेटिक एल्गोरिथम का। सो एनीवन टिल नाउ कुछ पूछना है तो बताइए, तो हम आगे बात करें जेनेटिक को लेकर। जेनेटिक को एक्सप्लेन करें फिर, नहीं तो फर्दर कुछ पूछना है? ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द पीपीटी। Okay, so we had just said that it is basically a form of evolutionary algorithm, and where we are our goal is to optimize हमें करना है, and you can see that basically we are using the Darwin's principle of survival of the fittest. Now how we are using it, उसको समझने के लिए हमें जरूरत है बेसिक कुछ चीजों को जानने की, कुछ जो टर्म्स यूज हो रहे हैं उनको जानने की, तब हमें क्लियर होगा कि कैसे वो फिटेस्ट वाली बात हम लोग यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे पास अगर देखें तो इस एल्गोरिथम में हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। वी आर हैविंग द इनिशियल पॉपुलेशन, वी आर हैविंग सर्टेन ऑपरेटर्स, these operators are known as mutation and crossover। टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। अगर हमें ये टर्म्स क्लियर है तो एल्गोरिथम को समझना बहुत आसान है। कैसे म्यूटेशन ऑपरेटर ऑपरेट करता है, कैसे क्रॉसओवर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। एमसीक्यू भी आएगा तो इसमें यही पूछा ही जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत हुआ अगर इसका आज तक न्यूमेरिकल नहीं आया, बट न्यूमेरिकल अगर आता है तो आपको एक कोड दिया होता है और उसमें सर्टेन और चीजें दी होती हैं, जैसे फिटनेस फंक्शन दिया हुआ है। तो फिटनेस फंक्शन दिया हुआ है, उसका यूज करते हुए आप उस पे ये बताया जाता है कब म्यूटेशन यूज करिए, कब क्रॉसओवर यूज करिए। तो अगर मुझे मालूम है म्यूटेशन क्या होता है, मुझे अगर ये मालूम है क्रॉसओवर क्या होता है, तभी तो मैं उसको ऊपर अप्लाई कर दूंगा। और मुझे एक इनिशियल लेवल की पॉपुलेशन दी हुई होती है। ठीक है, तो जो पैरामीटर्स या जो चीजें आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से हैं इस एल्गोरिथम में। इनिशियल पॉपुलेशन, certain operators such as mutation and crossover, these two are different things. Mutation is something else, crossover is something else. यानी हमें इन दोनों चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। थर्ड इज फिटनेस फंक्शन। मेनली ये तीन चीजें प्राइमरी लेवल पे हमें क्लैरिटी हो कि कैसे ऑपरेट होगा। बाकी जो दो चीजें हैं, सिलेक्शन स्ट्रेटेजी फॉर पेरेंट्स, तो ये जो सिलेक्शन स्ट्रेटेजी होता है नॉर्मली ये बेस होता है फिटनेस फंक्शन पे। तो जिसका फिटनेस फंक्शन अच्छा होता है, ज्यादा ऑप्टिमम होता है, यानी कि डार्विन की प्रिंसिपल हम लगा रहे हैं, जो फिट होता है हम उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, उन्हीं पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। पेरेंट्स का मतलब डेटा को सिलेक्ट करते हैं। तो उन डेटा की मदद से हम कुछ और डेटा को जनरेट करते हैं। किसी और डेटा को जो मैं जनरेट कर रहा हूं उसमें मैं कुछ ऑपरेटर्स लगा रहा हूं, जैसे कि म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर। हाँ, एक मिनट होल्ड करिए, इस समय मैं क्लास लेते समय तो हम देख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, हम आधे घंटे बाद ही बात कर पाएंगे। रखा रहने दीजिए इसको, ठीक है।
तो एक हो गया इनिशियल पॉपुलेशन, दूसरा हो गया ऑपरेटर्स सच एज म्यूटेशन एंड क्रॉसओवर, तीसरा हो गया फिटनेस फंक्शन, चौथा सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस होगा आपका फिटनेस फंक्शन के बेसिस पर, और चौथा स्टॉपिंग क्राइटेरिया, पांचवा स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है? टेस्ट एडिक्वेसी क्राइटेरिया, कब मुझे स्टॉप करना चाहिए, कब आगे जाना नहीं चाहिए। तो मेनली जो अगर देखा जाए तो जो हमें मालूम है, वैसे तो जो हमें मालूम ज्यादा होना है वो पहले की 3 चीजें हैं। बाकी जो 2 चीजें हैं वो तो क्वाइट ऑब्वियसली वो डिपेंड इन्हीं चीजों पे कर रहे हैं, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी हमारा जो है वो डिफाइन होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, तो टर्म्स अब एक एक करके अब मैं क्लियर करता हूं। अगर मुझे ये टर्म्स क्लियर हो गए तो आखिरी में जो जेनेटिक एल्गोरिथम है बस वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फ्लो चार्ट को समझाने में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, बस थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं टर्म्स को क्लियर करने में, क्योंकि हम लोग कुछ लोग तो बैकग्राउंड हमारा बायोलॉजी है, चीजें होती हैं, बट तमाम लोग हैं तो थोड़ा सा टर्म्स हमें शायद ना समझ में आए। सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार इनिशियल पॉपुलेशन की। तो मेरे पास एक शुरुआत में सर्टेन डेटा होता है जिसको हम लोग इनिशियल पॉपुलेशन हम लोग कहते हैं। ये जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो किसी तरीके से या तो जनरेट हुआ है पहले से, maybe randomly or heuristically, and based on this initial population the next data is basically being that is generated. So we are having an initial population, and initial population मतलब हुआ group of data. Okay, so each individual is represented as a chromosome, यानी कि जो group of data है उसमें हर एक डेटा को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट हो रहा है क्रोमोसोम के थ्रू, और जो क्रोमोसोम है दैट इज बेसिकली अ बाइनरी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। एंड हाउ इज इट बाइनरी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन? बाइनरी का मतलब हो गया 1 0 1 0 इस तरीके से, यानी मेरा एक जो डेटा है वो डेटा जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस। क्लियर? We are having an initial population. In the initial population means that we are having some data. That data is being in that population, each individual data is being represented using a chromosome. When we are now, this is a biological term, but when we are saying it is a chromosome, this means that it is basically a combination of 1 0 1 0 0 1 and all these things, right? And for each data, for each individual, there is something which is associated with it, which we are naming it as fitness. ठीक है, तो वो फिटनेस क्या है वो एक अलग बात आ जाती है बाद में। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, या तो फिटनेस फंक्शन डिफाइंड होगा, कोई फंक्शन दिया होगा, फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो जो एक्स क्यूब है इसको हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, या हर एक्स की वैल्यू जैसे जैसे चेंज, मेरा जो डेटा चेंज होगा तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो मैं ये कहूंगा जिसकी fx की वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा ऑप्टिमम है, यानी कि वो ज्यादा फिट है। तो ये चीज हो गई, एक एग्जांपल लिया हूं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये हमें थोड़ा सा मालूम है इसके बारे में, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है। तो यहाँ मुझे अगर फिटनेस फंक्शन डिफाइन करना और वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? वो पर्टिकुलर सिटी जो कि मेरे से सबसे नजदीक है, वो डिस्टेंस जो आ रहा है वो ज्यादा फिट है, मैं पहले वहीं तो जा रहा हूँ, तो यहां पर मैंने उसको किसी तरीके से उस चीज को डिफाइन किया हुआ है यूजिंग सम टाइप ऑफ फंक्शन और सम कॉन्सेप्चुअल थिंग जिसको मैंने न्यूमेरिकली उसको देखा हुआ है और उसको मैंने फिटनेस फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो मैं सिलेक्ट किसको कर रहा हूं यहाँ पर में, मैं उस पर्टिकुलर नोड को सिलेक्ट कर रहा हूं या उस पर्टिकुलर सिटी को सिलेक्ट कर रहा हूं जो मेरे सबसे पास में, मेरे वो सबसे नजदीक है। ठीक है, so there is a population, yani there is a set of nodes or there is a set of data, and each particular data is being represented in the form of chromosome. When we are saying it is represented in the form of chromosome, that means that each data is being represented using a binary string. Binary string मतलब binary word जैसे आ गया, तो 0101 के किसी combination के form में हमने data को represent किया हुआ है, and on that data उसमें हर एक data के साथ एक हमारे पास fitness function होता है, और fitness function जो होता है वो हमें सिलेक्ट करने में मदद करता है सर्टेन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना या डेटा को सिलेक्ट करना, यानी कि वो डेटा में सिलेक्ट कर रहा हूं जिसकी मदद से मैं अगले डेटा को जनरेट करूंगा। क्लियर टिल नाउ? एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डेटा
On this particular data, there are few operators which are being operated. What are those operators? These operators are known as क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन. तो क्रॉसओवर और म्यूटेशन जो ऑपरेटर्स हैं वो मैं किस पर अप्लाई कर रहा हूं? अपने डेटा पे, उस डेटा पे जो पॉपुलेशन में है, और हर एक डेटा मेरा 0101 के फॉर्म में आ रहा है. पहले हम धीमे धीमे चल रहे हैं, मैंने काफी कुछ बोला हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि जो चीज मैंने बोली भी पहले इसको ग्रास्प कर लो, पहले ये चीज तो तुम्हें क्लियर हो जाए, तो आगे बढ़े हम अगले पार्ट पे. तो ये वाला जितना अभी तक मैंने पॉइंट्स बोली हुई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, fine. Aishwarya, is it clear? Shreya? Yes, sir. Fine, ठीक. So चूंकि ये एवोल्यूशन से मतलब हो रहा है, तो जो ये लाइन लिखी हुई है ना, ये these are lines which I have taken from the book. So during reproduction, so when we are saying during reproduction, this means that I am taking some data here during reproduction. Two members or chromosomes, यानी two data are being taken, और उन पर हम अप्लाई क्या कर रहे हैं? certain operators. These operators are known as crossover and mutation, and based on those operators the next generation is created. When we are saying next generation, this means हमारे उसके new members या नए डेटा जिनको हम offsprings कह रहे हैं या अगली generation कहें, उनको produce या उनको create किया जाता है. ठीक है? So जो terms आ रहे हैं वो काफी हद तक बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए हालांकि कॉन्सेप्चुअली आई थिंक हमें क्लियर हो रहा होगा कि इसका क्या मतलब हो रहा है. सो दिस वाज अबाउट द इनिशियल पॉपुलेशन पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट फिटनेस फंक्शन. हमारे अगर पांचों पैरामीटर, हमारे जो कम से कम 3 पैरामीटर हैं वो क्लियर हो गए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. फिर बाकी एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट तो छोटी सी चीज है. ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा फिटनेस फंक्शन. So genetic algorithm is used to find the best solution of the problem, and this is being carried out with the help of a fitness function. So I'm just reading this part, जिसको fitness function को define किया हुआ है. It has been defined by B.F. Jones. He has stated that perhaps the most important aspect of using genetic algorithm is the ability to define a suitable fitness function, which is a numeric measure of how close each sample test set is to the goal. Okay, so ये फिटनेस फंक्शन इस चीज को डिफाइन कर रहा है कि हम किसको सिलेक्ट करें. तो हम किसी इंडिविजुअल को, हम किसी डेटा को सिलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन द फिटनेस फंक्शन, एंड व्हाट दैट फिटनेस फंक्शन इज टेलिंग. जिसका ज्यादा फिटनेस फंक्शन की वैल्यू होगी, अगर मैं मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहा हूं, तो उस केस में वो पर्टिकुलर डेटा का सिलेक्ट होने का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर इंडिविजुअल डेटा. मैंने अगर दूसरा एग्जांपल ट्रैवलिंग सेल्समैन का लिया, तो मैं शायद उस सिटी पर जाना पहले जाऊंगा, या वो सेल्समैन उस सिटी पर जाना पहले जाएगा जो उसके सबसे नजदीक है, तो उसको उसने चीज को सिलेक्ट किया. तो फिटनेस फंक्शन क्या है? इट इज बेसिकली अ न्यूमेरिक मेजर, एंड व्हेन वी आर सेइंग इट इज अ न्यूमेरिक मेजर, it is quite possible that if we are doing some numerical, then this numeric measure or the function would be given to you. Or if it is a conceptual question like traveling salesman problem, then we have to put up our thinking cap, and हमें बस ये देखना सोचना पड़ेगा यहाँ पर क्या हो सकता है फिटनेस फंक्शन. जैसे मैंने ये कहा, जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक ह्यूरिस्टिक को नहीं डिफाइन करते थे, ये ह्यूरिस्टिक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं इस चीज को लेकर that this city is closest to us. So हम यहाँ क्लोजनेस, ये उस प्रॉक्सिमिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो फिटनेस फंक्शन है जिससे उस सिटी को सिलेक्ट किया जाएगा पहले जो सेल्समैन के पास में है. So fitness function is basically a numerical measure. It assigns this fitness function or fitness value is being assigned to each and every individual. That means each and every data of the population, and based on that, जिसका अच्छा फिटनेस फंक्शन होगा, that has a higher possibility to be selected, and we have to select two chromosomes. When we are saying chromosome, that means जो डेटा है that is a combination of 0 and 1, और उस डेटा की मदद से
we apply two operators mutation and crossover. Based on that हम लोग next data को create करते हैं. Clear? Fitness function is clear? Yes, sir. Right. So ये अभी जस्ट हमने जैसे बात किया हुआ था, हाउ डू वी डिफाइन अ फिटनेस फंक्शन, दैट मे बी आइदर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इफ न्यूमेरिकल आता. हालांकि अभी तक AKTU में कोई न्यूमेरिकल नहीं आया. मैक्सिमम जेनेटिक एल्गोरिथम का अगर कोई सवाल आया है वो एल्गोरिथम को लिखने को आया है. तो यहाँ पर तो सबसे अच्छी बात है बस वो एल्गोरिथम का मुझे अगर फ्लो चार्ट याद है तो एल्गो को वर्ड्स में लिखना तो और आसान आ जाता है. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है, आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव अ हायर फिटनेस वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज expected to be closer to the global optimum. तो जो सबसे ज्यादा नजदीक है उसको सिलेक्ट करने के चांस ज्यादा है. आइदर कॉन्सेप्चुअली हम उस चीज को देखते हैं, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की बात करी तो हम उसको वैसे डिफाइन करेंगे. अदरवाइज फिटनेस फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है नॉर्मली क्वेश्चन में. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. ये फिटनेस फंक्शन वाली पार्ट हमारी चीज हो गई. नाउ we come to two important things. Two important things are crossover and mutation. And ये दो चीजें थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है. So there are two basic operators in genetic algorithms which are used, and we have to understand these two things. These are crossover and mutation. ठीक है, इनको हमें समझने की कोशिश करना, ये है क्या चीज. So crossover operates at the individual level, यानी at the chromosome level. And what is a chromosome? That is a combination of 0 and 1. जैसे अभी बताया था, अभी एग्जांपल भी आगे दिखाते हैं. So individuals are represented in the binary form. ये तो अभी हमने बताया ही था. Crossover selects bits from the parents and generates two offsprings. So first of all, parents are selected. Parents का मतलब two individuals are selected. When the two individuals are selected, those individuals are in the form of 0 and 1 because we are seeing it as a chromosome. And after that, when we are trying to operate, to apply the operator of crossover, जब हम उन पे लगाते हैं crossover operator को, तो फिर offsprings generate होते हैं. When we are saying offsprings, this refers to the new test data, new data which is being generated. ठीक है. So आगे आते हैं. In crossover operation, two members, which we are saying it as parents, two members are selected from the population. And ये selection कैसे हो रहा है? Based on the fitness function. ये हमें रखना है. So two members are selected from the population. A point along the bit string is selected at random and tails of the two bit strings are exchanged. यानी कि कुछ क्रोमोसोम का पार्ट पैरेंट ए से होगा, कुछ क्रोमोसोम का पार्ट पैरेंट बी से होगा. उन दोनों को जब हम मिला दे रहे हैं तो फिर इसी ऑपरेटर को हम क्रॉसओवर कह रहे हैं, और जब हम मिला दे रहे हैं तो वो हमारा एक ऑफस्प्रिंग बन जा रहा है. क्लियर? जैसे आपको नीचे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल two parents are V1, V2 and VM. So what is V1, V2, VM? ये 0-1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है अभी देख. एंड एक पैरेंट ये है, एंड जो दूसरा पेरेंट है वो है W1, W2 एंड WM. देन सपोज कोई kth पोजीशन आती है जहां से क्रॉसओवर अप्लाई हम लोग करते हैं, तो V1, V2 टिल VK किसका? पेरेंट A का, और kth पोजीशन तक गया हुआ है. और फिर kth पोजीशन के बाद से लेकर M तक वो हमारे दूसरे पेरेंट से लिया गया है. सो दिस इज बेसिकली अ न्यू कॉम्बिनेशन. ये एक ऑफस्प्रिंग बना. दूसरा ऑफस्प्रिंग कैसे बना? तो इसका जो पहले वाला पार्ट है ये K+1 से शुरू हो रहा है, यानी कि W1 से WK तक ये पार्ट आया, और जो रिमेनिंग पार्ट था दूसरे का, पहले वाले का, यानी VK+1 से लेकर VM तक. सो ये दूसरा ऑफस्प्रिंग बना. तो मेरे पास पेरेंट दो हैं. दिस इज पेरेंट A and this parent A is a particular chromosome that is in the form of 0 and 1. This is parent B, and based on with the help of these two parents, what we are doing, we are applying the operator of crossover. यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से जीन से जहां पे सिलेक्ट होता है, और ये डिफाइन होता है, आपके क्वेश्चन में रहेगा कहां से करना है. ठीक है, तो ये जो चीज जहां पे हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम दोनों क्रोमोसोम्स को
को क्रॉस ओवर करते हैं एंड इस प्रोसेस में का रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास 2 ऑफस्प्रिंग्स आते हैं। ठीक है, फर्दर अगर मैं और इसको और एलोबरेट करूं इसी चीज को, तो अगर आप देखो मेरे पास सपोज एक पेरेंट ये है ना, हमने कहा ना 0101 के फॉर्म है, सो फॉर एग्जांपल वन पेरेंट इज इन दिस फॉर्म ऑफ लगातार 1 1 1 1 1 टिल 3 4 5 6 7 8 8 1 है। ठीक है, एंड जो दूसरा पेरेंट है दिस इज 0 0 0 0 0 0 और उसके बाद फिर हमने बताया k की वैल्यू यहाँ पर 5 आ रही है, यानी कि 1 2 3 4 5। सो दिस इज द पार्ट जहां पर ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप जो क्रॉसओवर ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये जो पार्ट है पहले वाले का और 1 2 3 4 5 यहां पर दूसरे वाले पे आ रहे हैं, तो रिमेनिंग जो ये 3 है, ये 3 इधर से ले लिया, तो एक मेरा चाइल्ड ये बना। दूसरा चाइल्ड क्या बना, ये वाला जो एस्पेक्ट जो पहले वाले का था और दूसरे वाले का ये वाला पार्ट, तो ये दूसरा मेरा चाइल्ड बन गया। ये जब हम बना रहे हैं पेरेंट्स की मदद से एट वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू जो ये 5 दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसओवर। और हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपको नीचे जो टेबल दिया हुआ है, ये टेबल मैंने योगेश सिंह से ली हुई है। यहां पर तुम देख सकते हो आपके पास पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, और इन पेरेंट 1 पेरेंट 2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से k की वैल्यू बदलते जा रहे हैं, तो उसकी मदद से जो जो ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2 कैसे आ रहे हैं, जैसे जो जस्ट प्रीवियस एग्जांपल दिया गया है उसी तरीके से ये ऑफस्प्रिंग्स क्रॉसओवर ऑपरेटर से यहां पर जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, एनीवन बेटा, मतलब ये बात समझ में आई जो भी हम लोग बात कर रहे हैं? हेलो, आर यू देयर और आई एम जस्ट स्पीकिंग? मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि कोई सुन भी रहा है मेरी बात? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। तो यहां पर बेटा क्रॉसओवर ऑपरेटर क्लियर हुआ, या किसी को कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछ ले अभी। और मैं ऑपरेटर्स पे ज्यादा फोकस पे टर्म्स पे, क्योंकि एल्गोरिथम इससे जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा फ्लो चार्ट जब दिखा दूंगा, बट ये चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगा। क्रॉसओवर वाला एक बार और फिर दोबारा बता। विवेक, आपको क्या, विवेक बाहर हो क्या? आवाज आ रही है? यस सर। ठीक, हाँ ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि सामने मतलब कंसंट्रेट करना पड़ता है, तब थोड़ा सा क्लैरिटी कॉन्सेप्चुअल चीजें में ज्यादा आती है। तो जैसे यहाँ पे 2 पेरेंट्स दिए हुए A एंड B या P1 एंड P2, ये और एग्जांपल टेबल में है जहां पर पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं इसकी मदद से ले रहा हूँ पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। k की वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड है, k की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5। क्रॉसओवर किस जगह से हो रहा है, वो जो चेंज हो रही है तो उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो भी चेंज होगा। ठीक है, क्रॉसओवर कब होगा, किस जगह पे होगा, ये क्वेश्चन में भी ये भी रहता है। ठीक है, बट अभी तो हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं क्रॉसओवर हो कैसे रहा है। जितने भी डेटा हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी फॉर्म, दैट मींस इन 0 एंड 1। तो हाइपोथेटिकली हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है जहां पे मेरा पेरेंट 1 सपोज ये 8 टाइम्स 1 लिखा हुआ है, पेरेंट 2 सपोज 8 टाइम्स 0 लिखा हुआ है, k की वैल्यू 5 है, यानी 5th पोजीशन से जाके जो जीन्स हैं उनका क्रॉसओवर होगा। राइट, तो 5th पोजीशन पे जाके देखे तो मैंने ये रेड लाइन यहाँ पे पेन से लगाया हुआ है, तो पहले 5 1 आ गए और फिर रिमेनिंग 3 आ गए, ये मेरा पहला ऑफस्प्रिंग बना, ये पहला चाइल्ड बना। दूसरा चाइल्ड क्या होगा, दूसरे वाले के 5 0 आ गए और रिमेनिंग ये 3 आ गया, तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो ये है, ये वाला पार्ट है जिससे जो दूसरा चाइल्ड बना। तो क्रॉसओवर क्या कर रहा है, क्रॉसओवर एक पर्टिकुलर जगह से हो रहा है, वो पर्टिकुलर जीन से हो रहा है, एक पर्टिकुलर लोकेशन से हो रहा है, जो कि डिफाइन कैसे हो रहा है, k की मदद से हो रहा है।
उस जगह से फिर हम, और चूंकि सारा डेटा 0-1 के फॉर्म में, वहां 2 पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सिलेक्ट कैसे हो रहे हैं? पेरेंट्स सिलेक्ट हो रहे हैं फिटनेस फंक्शन की वजह से। जो जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमम पेरेंट होंगे उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, उन 2 डेटा को सिलेक्ट किया जा रहा है। और उस ये अगर 2 पेरेंट स्ट्रॉन्ग है तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो और ऑप्टिमाइज होंगे। ठीक है, सो ये इसको कहा जाता है 1 पॉइंट क्रॉसओवर, क्योंकि तुम्हें यहां पर एक ही पॉइंट दिया गया है, एक ही जगह पर दिया गया है, एक ही जगह से आपको क्रॉसओवर करना है। क्वेश्चन में कभी कभी ये क्लियर होता है, कहा भी जाता है हम 1 पॉइंट कर रहे हैं कि 2 पॉइंट कर रहे हैं। तो 2 पॉइंट कर रहे होते हैं तो हमारे सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाएगी। 2 पॉइंट में हम लोग क्या कर रहे हैं? सिमिलर चीज ही कर रहे हैं, बट यहाँ पर अब 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें बताएं। फॉर एग्जांपल ये टेबल में है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? 2 पॉइंट क्रॉसओवर। ये 2 पॉइंट क्रॉसओवर, तो यानी कि मेरे पास क्रॉसओवर की भी वैरायटी आ रही है। 1 पॉइंट क्रॉसओवर, 2 पॉइंट क्रॉसओवर। तो जस्ट प्रीवियस जो एग्जांपल देखा था वो 1 पॉइंट क्रॉसओवर का था। ये वाला जो मेरा एग्जांपल है ये 2 पॉइंट क्रॉसओवर है। तो हम पहले ये देख रहे हैं यहाँ पर K और N, ये 2 मेरे क्रॉसओवर के पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी 7th पोजिशन एंड 6th पोजिशन, 1st एंड 7th, 2nd एंड 5th, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इससे ये हमें क्लियर हो रहा है कि हमने जैसे K की वैल्यू और N की वैल्यू जो दी हुई है उसको हम वैसे ही वहां पर सपोज इस तरीके से हमने एक कहां से चेंज हो रहा है वो हमने सिलेक्ट कर दिया है। एंड उसके बाद फिर हम इसको इन अलग अलग जगह से हम 2 ऑफस्प्रिंग्स को ले रहे हैं, यानी पहला हमने 2 लिया तो ये 2 1 1 आया, तो ये हमारे पास ये 1 1 आ गया। सिमिलरली हम यहां पर भी करेंगे 2 और फिर हमारे पास 4 आ गए, ये आया, आई थिंक सो, हाँ ठीक है। फिर 0 1 0 के बाद 3 बार 1, तो 0 के बाद 3 बार 1, ये कहां से आया हुआ है? ये पेरेंट 2 से आया हुआ है। फिर 2 बार 0, ये मेरा पेरेंट 1 से आया हुआ है, ये मेरा पहला चाइल्ड बन गया। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो वो हैं क्रोमोसोम्स हैं या जो बिट्स हैं उसको 2 पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ पर स्वैपिंग कर रहे हैं। तो हम स्वैप इंटरचेंज या स्वैपिंग जो भी आप बोले इस टर्मिनोलॉजी को, बट आई थिंक वो क्लियर हो रही होगी कि हम एक जगह से ही 0101 को 2 पेरेंट से चेंज कर रहे हैं या हम 2 डिफरेंट जगह से कर रहे हैं। अगर 2 डिफरेंट जगह से कर रहे हैं तो उसको हम 2 पॉइंट क्रॉसओवर बोलते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसओवर। I think it's clear everyone. So this is the crossover operator. जी बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दे रहा हूं। जैसे ये तो ऑपरेटर है, बट अगर आप जब बुक देखोगे तो 507 में, तो उसमें हम लोग के पास क्या रहेगा क्वेश्चन में, जैसे दिया हुआ है फिटनेस फंक्शन, तो फिटनेस फंक्शन दिया होगा आपके पास, एक क्राइटेरिया दिया होगा। इस क्राइटेरिया मान लेते में ये दिया हुआ है कि अगर फंक्शन की वैल्यू से 0.2 आ रही है तो हम म्यूटेशन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, या अगर वो 0.2 से 0.6 के बारे में आ रहे तो हम क्रॉसओवर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होगा उसकी वैल्यू भी दी हुई है, यानी मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है और उस फंक्शन के बेसिस पे मैं कब क्रॉसओवर करूंगा ये बताया जाएगा, हम कब म्यूटेशन करेंगे हमें ये बताया जाएगा। तो हमें अलग अलग स्टेप्स को करना होगा। हम अभी उतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए वो एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट कम से कम बेसिक इतना मालूम हो जाए कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमारे फ्लो चार्ट कैसे है या एल्गोरिथम कैसे। मेरे लिए अभी इनिशियल लेवल पे ये ज्यादा जरूरी है, एंड अगर वो क्लैरिटी आ जाती है यू कैन फर्दर गो अहेड विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। दिस मे और मे नॉट बी नेसेसरी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्लास, यहाँ पर उतना जरूरी नहीं, बट उसको आप ट्राई कर सकते हो एक बार करने के लिए। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग का एक ऑपरेटर क्लियर हो गया, क्रॉसओवर। ठीक है, अब हम आते हैं म्यूटेशन पे। मे आई? ओके, ठीक है। सो यहां पर हमने क्या किया हुआ है, क्रॉसओवर में एक पर्टिकुलर पॉइंट से या 2 पॉइंट से हम लोग क्रॉसओवर यहां पर हम लोग कर रहे हैं। म्यूटेशन क्या कर रहा है? म्यूटेशन रैंडमली पर्टिकुलर बिट्स को चेंज कर दे रहा है, रैंडमली बिट्स को चेंज कर दे रहा है इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, सो म्यूटेशन चेंजेस रैंडम बिट्स इन द बाइनरी स्ट्रिंग यानी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हमारा जैसे मालूम है कि 010 फॉर्म 1 के फॉर्म में हमारा एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जीन्स 01 फॉर्म में है। तो म्यूटेशन क्या कर रहा है? म्यूटेशन सर्च स्पेस में जा रहा है। सर्च स्पेस का मतलब पॉपुलेशन में जा रहा है, और वहां जैसे ही कोई क्राइटेरिया कुछ फुलफिल होता है वहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का किसी जगह पर उसके
बिट को अगर 0 है तो 1 में, 1 को है तो 0 में, उसको वो रैंडमली वो बदल देता है. दिस इज व्हाट म्यूटेशन मीन्स. So mutation is basically we are randomly changing the bits from 1 to 0 or from 0 to 1. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ये कह सकते हैं हम 4th बिट पे जा रहे हैं और 4th बिट पे जो भी चीज सिचुएशन आ रही है कि हम 0 से 1 में हम उसको लेटर ऑन हम लोग इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं. तो एक फॉर एग्जाम्पल ये था जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ है दैट एक चाइल्ड जो है जो जनरेट हुआ था क्रॉसओवर की वजह से वो ये था. एंड यहाँ पर जब म्यूटेशन अप्लाई किया गया 4th बिट पे तो 4th बिट यहाँ पर ये 0 है. नाउ दिस आफ्टर अप्लाइंग म्यूटेशन हम इसको 1 में कन्वर्ट कर दिए. तो क्रॉसओवर दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉसओवर हो रहे हैं बिट्स का. म्यूटेशन में पॉपुलेशन के बीच में या सर्च स्पेस में जाके वहां पर एक पर्टिकुलर बिट को कन्वर्ट कर दे रहा है आइदर फ्रॉम 0 to 1 और आइदर फ्रॉम 1 to 0. सो म्यूटेशन यू कैन से इट इज लाइक अ रैंडम वॉक इन द सर्च स्पेस. और पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये या अगर कहीं कन्वर्ज एक जगह ना होने लगे तो वहां पर इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये म्यूटेशन ऑपरेटर इस्तेमाल होता है. तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए हुए थे लोकल ऑप्टिमा और इन सब चीजों का, अगर तो कहीं ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पर कुछ सर्टेन रैंडम चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. सो मेन चीज क्या है यहाँ पर डार्विन थ्योरी से कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं कि the survival of the parents and the offspring, it depends upon the fitness value of every member. अगर उनका फिटनेस वैल्यू या जो कि कैलकुलेट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस फंक्शन, उस पर वो डिपेंड कर रहा है वो कितना सरवाइव करेगा और वो कितना फिर आगे जाएगा. So this is a relatively easier thing as compared to crossover. In mutation, we are only changing from 0 to 1, either from 1 to 0. This is what is being done in the case of mutation, right? Finally, जो आपके अलग अलग पैरामीटर्स थे उसमें दो चीजें और लिखी हुई थी जिनको हम लोग बात कर लेते हैं. एक था सिलेक्शन का. तो in case of selection, the selection operator is basically used in selecting the individuals from a generation who become parents, and these two individuals with the help of crossover and mutation. So this is basically a recombination process. The data, new data is being generated. And how this selection is being done? जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, normally it is being done with the help of fitness value. That is better one. And if it is done randomly, so it randomly अगर होने लगेगा, so it has its own pros and cons. तो ज्यादातर fitness value की यूज होता है. The higher the value, the higher the chances and the probability कि हम उनको select करें. So this is the flow chart which I think you should थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर ले, और यही अगर फ्लो चार्ट हमें याद है तो हमें जेनेटिक एल्गोरिथम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका शुरुआत में, यू हैव टू जनरेट इनिशियल पॉपुलेशन. सो बेस्ड ऑन सम रैंडम फंक्शन or randomly or heuristically, we are having an initial population, and for each individual in the population then that we are calculating with the help of fitness function, हम उसमें evaluate individual को कर रहे हैं. ये जरूर देखते रहेंगे बार बार कि हमें नेक्स्ट डेटा को जनरेट करना है कि नहीं करना है. ये किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टॉपिंग क्राइटेरिया पे. अगर वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम पहुंच गए हैं, इन दैट केस द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज फाउंड एंड वी स्टॉप इट. अदरवाइज हमें फिर अभी चीजों को आगे फर्दर जाना है. So we calculate, we evaluate, we go further and we evaluate the operator selection criteria. When we are saying operator selection criteria, this means मेरे पास एक criteria तय होगा इस चीज को लेकर कि मैं म्यूटेशन करूं कि मैं क्रॉसओवर करूं, मैं म्यूटेशन करूं कि मैं क्रॉसओवर करूं. ये क्राइटेरिया तय होगा. बेस्ड ऑन दैट क्राइटेरिया आइदर वी गो फॉर म्यूटेशन. When we are saying we go for mutation, that means we are performing either we are interchanging this bit 0 1 somewhere as given. Otherwise we are going for crossover. So when we are saying crossover, this means that we are selecting parents from the population using some selector operator और the fitness function की मदद से, और वहां पे हम ये क्रॉसओवर यानी कि इंटरचेंजिंग ऑफ जीन्स या 0-1 को हम इसको ऑपरेट करते हैं, जिसकी मदद से फिर दो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आते हैं. जो दो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं दैट मींस हमारे पास डेटा फिर से जनरेट होता है.
और हम इसको फिर इस साइकिल को करते रहते हैं टिल द टाइम द स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज कंप्लीटेड। फ्लो चार्ट क्लियर है जेनेटिक एल्गोरिथम का? Is the flow chart clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So if this flow chart is clear, we have just converted whatever is written in the flow chart in the form of an error. That's all. तो ये आपको बस ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से था जो ट्यूट में था, जो हमें नॉर्मली मिनिमम मालूम होना चाहिए। इससे ज्यादा हम इंटरेस्टेड हैं तो हम एक बार क्वेश्चन भी करें, जब न्यूमेरिकली करने लगेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा, या कम से कम बेसिक एक चीज तो आना चाहिए। मान लो पूरा हम कोड दिया और हम उसमें अप्लाई ना भी करें तो कम से कम आपके पास एक सेगमेंट दिया, छोटी सी चीज दी हुई, तो कम आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए हम क्रॉसओवर करें तो नए ऑफस्प्रिंग्स क्या जनरेट होंगे, या म्यूटेशन करते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे तो क्या मतलब इसका होता है, इतना तो मिनिमम मालूम होना ही चाहिए। ठीक है, सो व्हाटएवर वी हैव सेड दैट मींस वी बिगन फ्रॉम द इनिशियल पॉपुलेशन व्हिच इज आइदर रैंडमली जनरेटेड or based on something or heuristically generated. It is obviously represented in the form of chromosome that is 0 and 1 fitness function, उसके सब एक इंडिविजुअल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद फिर एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है और हम उसके बेसिस पर आइदर म्यूटेशन या क्रॉसओवर को अप्लाई करते हैं। सो व्हाटएवर वी हैड डिस्कस्ड जस्ट इन द प्रीवियस flow chart, that is being written in the form of an algorithm. So this finishes your concept of genetic algorithm, and I hope you must have understood it. अरे भाई सबने मौन व्रत रख लिया क्या? No, sir. आज कौन सा दिन है? आज तो बुधवार है ना? हाँ, तो आज तो कोई ऐसा दिन है नहीं। हाँ, मतलब मैं बड़ा घबरा जाता हूँ, या तो सब कुछ समझ में आ गया या तो कुछ समझ में नहीं आया। तो एक बार खुद पढ़ो भी तो ज्यादा और क्लैरिटी होगी, क्योंकि आज थोड़ा सा चीजें ज्यादा हो गई, ज्यादा इन द सेंस मतलब इस तरह का कंटेंट हुआ है जिसमें थोड़ा सा हमें और कंसंट्रेट करने की जरूरत है। एक बार फिर से आप रिवाइज करिए, कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, मोस्ट वेलकम टू आस्क, पूछिएगा। मेरा एक और आज का ऑब्जेक्टिव था जिसको फिर अब मैं टाइम में देख रहा था पूरा हो चुका है, मैं उसको नहीं दूंगा, बट अब ये ध्यान रखना दैट एवरीवन शुड बी प्रेजेंट ऑन फ्राइडे। That is very 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 essential. Yes, sir. You are all students, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, आइएगा जरूर। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है। ओके, आई मे टेक एन एक्स्ट्रा क्लास आइदर ऑन सैटरडे और थर्सडे। जैसे मान लेते हैं अगर मेरा ट्यूटोरियल है तो मैं वो वाला जो पार्ट अभी था, आपने एक क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी का बात किया हुआ था, वो चीज अभी नहीं हुई है। फॉर दैट आई नीड 1 लेक्चर, एक लेक्चर मुझे और है, जिसके बाद में यूनिट 4 को मैं कह सकता हूँ कि आई फिनिश। वो एक से 1.5 लेक्चर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बट उसको फिनिश करना मैं चाहूंगा इस हफ्ते में, चाहूंगा कि मेरा ये यूनिट खत्म हो जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जस्ट शो मी योर स्माइलिंग फेसेस एंड वी विल से गुड बाय फ्रॉम देयर। एवरीवन जस्ट यू कैन जस्ट स्पीक समथिंग, हेलो एक दूसरे को। हेलो कैसे फायदा क्या होता है जानते हो? तुम लोग स्क्रीन पे तुरंत आ जाओगे। अभी तो सब एक वो दिख रहा है, ग्रिड दिख रही है मुझे, और ग्रिड दिखने के बजाय एक एक करके इंडिविजुअल पूरे आ जाओगे। सो दिव्या, अनुष्का, महिमा, एवरीवन प्रेजेंट ना? प्रेजेंट और नॉट? यस और नो? Yes, sir. ऐश्वर्य, साक्षी, दीपाली, प्रभाव, जस्ट से यस, और क्या कहूं मैं? विवेक, श्रुति, आकाश, शालिनी, मनीष, सुचित्रा, सौरभ। जो नहीं बोल रहा उसका एब्सेंट हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। Yes, sir. ऐसे तो बोलो, एक बार सब लोग बोल दो। Yes, sir. चलो ठीक है। Okay, so today was a long class, and we have understood an important concept of genetic algorithm. So we are nearly finishing our unit 4. That's all for today. Happy learning, everyone, and bye for today. Bye.
Yes, sir.